नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सुकर पालन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। फसलों और खलिहानों में आग लगने समस्या और बचाव के उपाय। राज्य के आदिवासी और कमजोर तबके के बीच सुकर पालन वर्षों से परंपरागत व्यवसाय और नियमित आय का साधन रहा है, लेकिन अब दौर बदल रहा है। आज प्रदेश के कई युवा इस व्यवसाय से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। इसी क्षेत्र में काम करते हुए रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने सुकर की एक नई नस्ल झारसुक तैयार की है, जो कि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। हमारे जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, रोजगार की तलाश में रहते हैं और बहुत सारे युवा लोग अभी पशुपालन से जुड़ रहे हैं। पशुपालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिससे हमारे किसान जो हैं युवा इससे जुड़कर काफ़ी आमदनी कर सकते हैं। पशुपालन की बात झारखंड में करते हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है कि सूकर की संख्या की बात करें तो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान रखता है और यहाँ पे ज़्यादातर किसान पारंपरिक तरीके से सूकर पालन करते हैं। बहुत ही पुराना व्यवसाय है और हमारे ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में भी बहुत सारे किसान सूकर पालन से जुड़े हैं। सूकर पालन अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो अभी जो किसान कर रहे हैं उनसे 2 से 3 गुना उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है कि नस्ल की बात करते हैं कि सूकर का नस्ल जो है कि किस नस्ल का पालन करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, तो ये सब चीज़ है कि वैज्ञानिक तरीके से जो अगर सूकर पालन की बात करते हैं तो ये सब बातें इसमें आती है। देसी सुकर गांव में पाया जाता है, जो अनुत्पादक नस्ल का होता है। इनकी वृद्धि दर बच्चे देने की क्षमता बहुत कम होती है तथा आर्थिक दृष्टिकोण से ये कम उपयोगी है। वही झारसुक सुकर की एक संकर प्रजाति है। झारसुक झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में भी पाली जा सकती है। झारसुक प्रजाति देसी सुकर एवं ब्रिटेन के टैमवर्थ नस्ल के संस्करण से विकसित की गई है। सूकर की प्रजाति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो तैयार की गई है जिसका नाम है झारसुक, यह एक संकर नस्ल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये हाइब्रिड नस्ल है और ये देसी नस्ल के साथ मिला करके इसको बनाया गया है। तो ये यहाँ के वातावरण के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है दूसरे पशुओं की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है विदेशी नस्ल के भी सूकर पालन करते हैं और जो झारसुक नस्ल है वो विदेशी नस्ल की तुलना की, अगर विदेशी नस्लों से तुलना करें तो इसमें बीमारियां की संभावना कम होती है। अगर देसी नस्ल से झारसुक की तुलना करें तो देसी की तुलना में इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो झारसुक नस्ल एक वरदान साबित हो रहा है हमारे किसानों के लिए जो सूकर पालन से जुड़े हैं और वो 2 से 3 गुना ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान अभी भी देसी नस्ल के सूकर पालन कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि अब वो उन्नत नस्ल के सूकर पालन करके जो झारसुक नस्ल है उसका पालन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करें। झारसुक की विशेषताएं, यह नई प्रजाति देखने में चमकीले बालों वाले तथा शरीर से काफी सुडौल होती है। ये एक काले रंग की नस्ल है। फलस्वरूप इसका मांस उजले सुकर के मांस की अपेक्षा महंगा और आसानी से बिकता है।
ये प्रजाति 1 वर्ष की उम्र में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 100 किलो वजन का हो जाती है, जबकि देसी सुकर मात्र करीब 40 किलो वजन का ही हो पाता है। देसी सुकरी एक बार में 4 से 7 बच्चे देती है, जबकि झारसुक 8 से 12 बच्चे देती है। यह नई प्रजाति वर्ष में 2 बार बच्चा देती है, जबकि देसी मादा सुकर 2 वर्ष में मात्र 3 बार बच्चे देती है। साथ ही साथ झारसुक जो है देसी नस्ल की से अगर तुलना की बात करें तो अगर 5 से 6 किलो दाना खा करके 1 किलो वजन बढ़ाता है देसी नस्ल, तो झारसुक नस्ल 2.5 से 3 किलो दाना खा करके 1 किलो वजन बढ़ाता है। साथ ही साथ झारसुक नस्ल काला रंग होने के कारण काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है काले रंग के सुकर को पसंद करते हैं। झारसुक नस्ल चूंकि देसी नस्ल से मिलकर बना है, तो यहाँ के वातावरण के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। वातावरण में काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट करता है और बीमारियां होने की संभावना इसमें कम होती है दूसरे पशुओं की तुलना में। तो ज़्यादातर किसान परेशान होते हैं कि सुकरों में जो बीमारी है वो आ जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती है, लेकिन झारसुक नस्ल जो है काफ़ी हार्डी होता है और इसमें बीमारियां होने की संभावना काफ़ी कम होती है, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। आहार व्यवस्था। ऊर्जा स्रोत के लिए सुकरों को मकई के बदले सस्ते दर में मड़ुआ या चावल का चोकर भी खिलाया जा सकता है। दाना मिश्रण में 50% मकई को इमली के बीज से बदला जा सकता है। दाना मिश्रण में 30% तक मेहरा, चावल, मड़ुआ या फॉर्मेटेड वेस्ट को मिलाया जा सकता है। होटलों की जूठन सामग्री के साथ सुकरों को हरी घास तथा चारा खिलाकर भी खिला सकते हैं। इससे लगभग 30% दाना मिश्रण की बचत की जा सकती है। तो इन सब बातों को लेकर देखा जाता है कि झारसुक नस्ल जो है एक काफ़ी अच्छा नस्ल साबित हो रहा है किसानों के लिए। तो झारसुक नस्ल का पालन कर सकते हैं। झारसुक नस्ल की उपलब्धता हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी है, यहाँ से भी किसान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट पिग फार्म है कांके में, वहाँ से भी हमारे किसान झारसुक नस्ल के जो सुकर हैं वो खरीद सकते हैं। तो झारखंड में इसकी काफ़ी संभावना है। अगर हमारे किसान भाई इसको करते हैं तो बाजार की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और प्रति सुकर अगर बात करें तो मांस के लिए अगर कोई किसान झारसुक नस्ल के सुकर को तैयार करता है तो प्रति सुकर 12 से 15 हज़ार उसको शुद्ध लाभ हो सकता है। और दूसरी तरह अगर बच्चे के लिए तैयार करते हैं तो 15 से 20 हज़ार प्रति मादा सुकरी प्रति वर्ष वो उनकी आमदनी हो सकती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, रबी की अधिकांश फसलें परिपक्व अवस्था में अभी खेतों में ही खड़ी है और इस समय बढ़ते तापक्रम, बिजली के तारों और मानवीय भूल चूक के कारण फसलों में आग लगने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे किसानों को महीनों मेहनत और लागत राख हो जाती है। इसलिए किसानों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। किसान भाइयों जोहार। अप्रैल का महीना है और आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है। साथ साथ आपके जो फसल है वो भी खेत में पक कर तैयार है। या तो आप उसे काटने की सोच रहे हैं या नहीं तो काट करके उसको खलिहान में जमा कर चुके हैं और इस इंतज़ार में है कि उसकी दौनी करें।
दोनों हालत में आपके फसल का बचाव होना बहुत ही ज़रूरी है। और बचाव किससे होना है? जैसा कि आप जानते हैं, इस गर्मी में आपका जो फसल है वो बहुत अच्छे तरह से सूखा हुआ है, मतलब उसमें नमी बिल्कुल ही नहीं है। और जब नमी नहीं है तब क्या होगा कि अगर हल्की सी भी कहीं से चिंगारी, चाहे वो आपने स्वयं लगाई हो, चाहे आपके किसी पड़ोसी ने लगाई हो, अगर वो मिलती है तो क्या होगा, आपका जो भी मेहनत 4 महीने का है, रबी में जितना भी मेहनत किया है आपने, वो सब जल के वहीं पे राख हो जाती है। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं, बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आगजनी की समस्या जो है पूरे देश में, खास करके किसानों के खेत में, खलिहान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा इनके माध्यम से ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चिंगारी है ये ज़्यादा ना फैले और किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से सारे किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये आज मैं अनुरोध करूंगा कि धूम्रपान आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो होता क्या है कि धूम्रपान करने के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसको जो है आप बिना किसी देखे हुए कहीं से आप गुजर रहे हैं और उसको आप फेंक देते हैं और वो खेतों में चला जाता है और क्या होता है कि आग पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा क्या है कि खेत में आसपास में अगर महुआ का पेड़ है तो महुआ चुनने के लिए क्या करते हैं किसान भाई, जिस एरिया में महुआ का पेड़ है वहाँ पर थोड़ा सा जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं ताकि उनको महुआ चुनने में आसानी हो। तो जला तो देंगे आप, लेकिन होता क्या है कि जलाने के बाद आग उनके काबू से बाहर हो जाती है, यानी आग बेकाबू हो जाती है और पूरा खेत जो है जलकर ख़त्म हो जाता है। 2 तो ये हुआ। तीसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि खेत के ऊपर से आपका जो बिजली विभाग का जो तार है जिससे आप मोटर चलाते हैं या आपके घरों में जो बिजली जलती है या जो कोई भी बिजली का उपकरण जो चलाते हैं उसके जो तार होते हैं वो खेतों के ऊपर से या उसके आसपास से गुजरते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपके खेतों में आग पकड़ती है और खेतों के बाद वो दूसरे वाले खेत, तीसरे वाले खेत, चौथे वाले खेत, इस तरह से बढ़ते चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजली विभाग का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो बिजली विभाग को तुरंत फ़ोन करके ये बताएं कि ऐसा है, हमारे इस जगह पे खेत है, वहाँ पे आग लग चुकी है, आप अपना जो भी उचित कार्रवाई है करें। वो लोग बिजली का कनेक्शन काटेंगे या कुछ इस तरह का। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। तीसरा जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो है आपके नज़दीक का जो थाना, पुलिस थाना। इस पुलिस थाने में भी आप दर्ज कराएं शिकायत की आग लग चुकी है। थाने वाले भी कोशिश करेंगे
तो हो सकता है कि आग के से जो नुकसान है वो आपका कम से कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। खेत में फसलों के बीच खाई खोद कर आग को दूसरे खेतों में फैलने से बचाएं। खेत का खरपतवार तब तक न जलाएं जब तक आसपास दूसरे की सूखी फसल खड़ी हो। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों और सतर्कता को बरतते हुए आप फसलों में आग लगने वाली घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों के पास सिंचाई जल की सुविधा है और उनके खेत खाली पड़े हैं, ऐसे किसान अभी इन खेतों में मूली की खेती करते अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस समय खेती करते समय कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। देखिए, बिहार के कंडीशन में जो गर्मी में अब चूंकि तापमान 35 से 40 रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में दो किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। एक है पूसा देसी और पूसा चेतकी, और कुछ वैरायटी अभी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उनका भी वो काशी विशेष ऐसा कुछ करके किस्में हैं, वहाँ से जो किसान भाई ले सकते हैं तो उन बीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनका वो चयन करके खेत में बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः खेत की तैयारी जो होता है, एक बार या आलू की खेत में लोग लगाना चाहते हैं तो उसकी कल्टीवेटर से जुताई करके करीब 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर कंपोस्ट उसमें डाल दें, या 50-60 कुंटल वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला दें। अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। इसके बाद 40 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और नाइट्रोजन को आधा हिस्सा जब बीज बोते हैं तब देना चाहिए, बाकी आधा हिस्सा 1 महीने की फसल हो जाए तब वो दें, टॉप ड्रेसिंग के तौर पे। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और इसकी जो बुआई करते हैं वो कतार से कतार की दूरी 1 फीट रख सकते हैं, और 2 पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। लगभग 4 से 6 केजी जो है वो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ये सामान्य तरीका है खेती करने का। और ऐसा भी लोग करते हैं सिंचाई में कि मोटा सा मेड़ बना लिए और उसमें 3 से 4 रो मेड़ पर बुआई कर देते हैं और नाली में सिंचाई करते हैं, तो वो काफ़ी घना उसमें होता है। और चूँकि
वो मिट्टी जो होती भुरभुरी रहती है, जो मेड़ा बनता है, तो ये ऐसा भी किसान भाई इसको करें तो वो ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि बार बार सिंचाई करने के लिए थोड़ा फ्रिक्वेंटी हो, अगर प्लेन ज़मीन में बोएंगे तो उतना भुरभुरी मिट्टी मिलती नहीं है। तो सुझाव ऐसा होगा कि अगर वो मेड़ बना लें, लगभग 45 सेंटीमीटर मेड़ चौड़ी हो, तो चैनल से सिंचाई करेंगे और उसमें वो 45 सेंटीमीटर जो मेड़ की ऊंचाई है उस पर वो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो देंगे। तो ये तरीका एक अच्छा है गर्मी के मौसम के लिए। बीज उग आने पर इस समय कोई खास ऐसी आती नहीं है और कीड़ा के लिए वो स्प्रे कर देंगे मोनोसील वगैरह, तो इससे उनकी फसल अच्छी हो सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के जगदीश कुमार ने। आपने हल्दी की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, हल्दी लगाने का मुख्य समय अभी चल रहा है, इसको हम 15 मई तक लगा सकते हैं। हल्दी में हमारा मुख्य रूप से अभी हमारा इस बिहार के कंडीशन में 2 प्रभेद जो है, जिसको हम लोग राजेंद्र सोनिया और एक राजेंद्र सोनाली, यह प्रभेद हमारा बहुत ही अच्छा है और इसका उत्पादन क्षमता भी बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छी है। इसमें अगर औसत उत्पादन की बात करें तो 400 से लेकर के 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमारा इसका उत्पादन गया है। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़ जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। हल्दी के लिए मुख्य रूप से कम 3-4 जुताई होनी चाहिए और 1-2 गहरी जुताई भी होनी चाहिए। और जुताई के समय हम अगर उसमें 300 कुंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, कंपोस्ट अथवा बर्मी कंपोस्ट भी मिल जाए तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट का डोज थोड़ा कम होगा। इसमें मुख्य रूप से जो हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो जो हमारा मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें हम 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इसी तरह से हमारा 80 किलोग्राम पोटास का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का आधी मात्रा बुआई के समय देना है और शेष जो आधी मात्रा है वो हम उपरिवेशन के रूप में हम एक तो बुआई के 40-45 दिन बाद और दूसरा हमारा 80 से 90 दिन के बाद हम मिट्टी चढ़ाने के बाद हम देते हैं। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। और उसके अलावा जो लगाने का जो दूरी है, वह लगाने का दूरी हमारा मुख्य रूप से वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर हमारा अच्छी किस्म का वैरायटी है तो उसको हम 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी रखते हैं और कंद से कंद का दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर हम कूड़ में लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।